तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ठाकुर क्लासेज। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे डायनामिक्स के कोर्स में क्वेश्चन बैंक, लोग डिस्कस कर रहे थे। तो डायनामिक्स इज पेपर 7 ऑफ मैथमेटिक्स कोर्स बीएससी पार्ट 3, ठीक है। तो इससे प्रीवियस हमने वीडियो बनाया था, उसमें हमने क्या किया था, क्वेश्चन बैंक को डिस्कस किया था। दैट वाज पीवाई क्यू 2018, ठीक है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीवाई क्यू 2020, ठीक है। तो 2020 में जो प्रश्न है वो इस तरह से आए हुए हैं। पहला प्रश्न ये है कि फाइंड द एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ कंबाइंड मोशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ द सेम पीरियड एंड द सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है, सिंपली आपको ये पूछ रहा है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में कि आपको क्या करना है कि दो वेव को जोड़ना है, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है। तो पहली बात तो ये है कि जो पीरियोडिक टाइम टी होता है वो 2 पाई बाई ओमेगा होता है। ओमेगा को हम ये लिखते हैं 1/√μ भी लिखते हैं, ठीक है। तो टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है, तो मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। तो ये लाइन आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। आप डायरेक्टली आंसर की शुरुआत यहाँ से करेंगे। यू विल स्टार्ट राइटिंग आंसर फ्रॉम हेयर, ठीक है। तो आप जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है d2x/dt2 इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। तो जब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे x की वैल्यू आ जाएगी a cos ओमेगा टी प्लस थीटा आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। जहाँ पे a एम्पलीट्यूड है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और थीटा जो है आपका फेज कांस्टेंट है, ओमेगा टी प्लस जो थीटा दैट इज कॉल्ड फेज, इसको फेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और x क्या है, डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t है, ओके। बट हमें क्या करना है, हमें दो वेव को जोड़ना है, ठीक है, कंबाइन करना है। तो हमने क्या किया, दो वेव ले लिया। पहला वेव है आपका x1, सेकंड है x2। और इन दोनों वेव का ये जो वेव है ये आपका सम है, ठीक है। तो दिस इज द सम, ओके। तो हमने मान लिया कि पहला जो वेव x1 है दैट इज ए वन कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा वन, और सेकंड वेव जो है उसको हमने मान लिया ए टू कॉस ओमेगा टू प्लस थीटा टू। ऐसे एग्जाम में सॉल्व करना है, ठीक है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि जब दो वेव इंडिपेंडेंट है और दोनों जब आपस में क्या होगा, ज्वाइन होगा, तो इस केस में क्या होगा, उसका जो नेट सम होगा दैट इज सम ऑफ इंडिविजुअल वेव्स। तो इंडिविजुअल वेव क्या है आपका x1 x2 है, तो इसका जो नेट सम होगा वो क्या होगा, x इक्वल टू x1 प्लस x2 होगा। अब यहाँ पे x1 की वैल्यू दी हुई है a1 कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा वन, और x2 है a2 कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा टू, ये दिया हुआ है। अब आप जानते हैं कि कॉस ए प्लस भी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन भी होता है। इसको ब्रेक कर दीजिए, ठीक है। तो कितना होगा, a1 कॉस ओमेगा टी कॉस थीटा वन माइनस साइन ओमेगा टी साइन थीटा वन, ठीक है। ऐसे ही कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा टू, इसको ब्रेक कीजिए उसी फॉर्मूला पे, तो क्या होगा, कॉस ओमेगा टी कॉस थीटा टू माइनस साइन ओमेगा टी साइन थीटा टू। अब यहाँ पे एक बात नोटिस करने की जरूरत है कि क्या होता है, कोई भी जो वेव है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी या ए कॉस ओमेगा टी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एम्पलीट्यूड के साथ क्या होगा, साइन ओमेगा टी वाला टर्म आएगा। तो हम क्या करेंगे कि ओमेगा टी वाले टर्म को अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, एक टर्म कॉस ओमेगा टी का है, एक टर्म साइन ओमेगा टी का है। तो हम क्या करते हैं कि कॉस ओमेगा टी वाले को एक साथ रखते हैं और साइन ओमेगा टी वाले को एक साथ रखते हैं। क्लियर है। तो जब आप कॉस ओमेगा टी वाले को एक साथ रखोगे, देखो यहाँ पे कॉस ओमेगा टी है और यहाँ पे कॉस ओमेगा टी है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ए वन कॉस थीटा वन, और यहाँ बच जाएगा ए टू कॉस थीटा टू। तो यानी कॉस ओमेगा टी के साथ आएगा ए वन कॉस थीटा वन और ए टू कॉस थीटा टू। सिमिलरली साइन ओमेगा टी, यदि दोनों में हम कॉमन ले लें, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले वाले ब्रैकेट में आ जाएगा ए वन साइन थीटा वन, सेकंड वाले में आ जाएगा ए टू साइन थीटा टू। ये क्लियर है। यानी हमारे पास जो फाइनली एक्सप्रेशन होगा, कॉस ओमेगा टी हमने कॉमन ले लिया, ये एम्पलीट्यूड पार्ट हो गया, ठीक है, एम्पलीट्यूड पार्ट, ओके। यानी कि कॉस ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी के साथ जो पार्ट जुड़ा हुआ रहेगा दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, ठीक है। जो कि आपने क्या देखा कि d2x/dt2 प्लस ओमेगा टू एक्स इक्वल टू जीरो था, ठीक है। इसका सॉल्यूशन जो आया था वो दैट वाज ए कॉस ओमेगा टी। तो कॉस ओमेगा टी के साथ क्या ए है, ए इज योर एम्पलीट्यूड, ओके। तो यानी ये पार्ट क्या है, ये एम्पलीट्यूड पार्ट है, ठीक है, इस वाले कंपोनेंट के लिए। और ये पार्ट क्या है, एम्पलीट्यूड पार्ट है इस वाले कंपोनेंट के लिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, दो इंडिपेंडेंट पैरामीटर लिए, इसको फेजर अलजेब्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेजर अलजेब्रा, ठीक है। तो हमने क्या किया, ए वन कॉस थीटा वन प्लस ए टू कॉस थीटा टू, इसको हमने मान लिया ए कॉस डेल्टा, जहाँ पे ए क्या है, ए आपका एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग वेव है, ठीक है, रिजल्टिंग वेव है। और डेल्टा क्या है, डेल्टा है क्या कहते हैं, फेज ऑफ रिजल्टिंग वेव। क्लियर है। ऐसे हमने क्या किया, ए वन साइन थीटा वन प्लस ए टू साइन थीटा टू, इसको हमने मान लिया ए साइन डेल्टा, ठीक है। ये इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, गुड। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से जो है हम फाइंड आउट करेंगे ए और डेल्टा, ताकि जो रिजल्टिंग वेव हमारा था वो कितना था, रिजल्टिंग वेव था हमारा ए कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। तो हम उसका ए फाइंड आउट कर पाए और डेल्टा फाइंड आउट कर पाए। तो हमने क्या किया है कि देखो, यहाँ पे पहले हमें ए फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे ए साइन थीटा और यहाँ पे ए कॉस थीटा है, ठीक है। तो आप जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है। तो हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया, ठीक है, स्क्वायर करके। तो आया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू, ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म है इसको हमने स्क्वायर कर दिया।
वो ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस रेस्ट टर्म में भी हमने ऐसे ही किया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई करने पे फाइनली हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो इस तरह से होगा, ए स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू। तो दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग वेव। क्लियर है? नाउ वी हैव टू फाइंड आउट डेल्टा फेज। तो फेज कैसे फाइंड आउट करोगे, तो हमने बीटा बाई अल्फा कर दिया, मतलब दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ए साइन डेल्टा बाई ए कॉस डेल्टा इक्वल टू वट एवर वैल्यू वी हैव, हमने उसको वैल्यू को असाइन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो टेन डेल्टा हमारे पास आ गया A1 साइन थीटा वन प्लस A2 साइन थीटा टू डिवाइडेड बाई A1 कॉस थीटा वन प्लस A2 कॉस थीटा टू। अब रिजल्टिंग वेव हमारे पास क्या है, तो रिजल्टिंग वेव हमारे पास है ए कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। तो रिजल्टिंग वेव हमारे पास है, देखो यहाँ पे हमने पुट किया वैल्यू को, तो कितना आया, ए कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा आया। ठीक है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी होगी, तो ए की वैल्यू हमने निकाल ली इतनी, ये हमारा एम्पलीट्यूड होगा इससे पहले जो हमने निकाला है, जहाँ पे ए की वैल्यू है ये एम्पलीट्यूड। ठीक है, और डेल्टा कितना है भैया, तो डेल्टा आपका है दिस पार्ट इज डेल्टा। ओके, दिस पार्ट इज डेल्टा ऑफ रिजल्टिंग वेव। अब चाहो तो आप यहाँ पे वेलोसिटी, वैसे पूछा नहीं है बट आप चाहो तो निकाल सकते हो। तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है डी एक्स बाई डी टी। ओके, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा एक साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, और एक्सेलरेशन क्या होगा, वी डॉट मतलब कि डी वी बाई डी टी, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एक कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। इसको तुम ग्राफ प्लॉट कर दोगे। ठीक है, तो ग्राफ से थोड़ा सा मतलब आंसर आपका बेटर लगेगा देखने में। ठीक है, तो आप ग्राफ प्लॉट कर दीजिए, उससे थोड़ा एडवांटेज आपको मिलेगा। ये प्रश्न देखो क्या कहता है, कहता है कि अ पार्टिकल ऑफ मास m, एक पार्टिकल जिसका मास m है, ठीक है, इसके ऊपर हम एक फोर्स अप्लाई करें, जो फोर्स कितना है, एम म्यू एक्स प्लस ए फोर बाई एक्स क्यू, ये फोर्स है, और ये फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द ओरिजिन। ओके, यानी एक पार्टिकल है, ओके, एक पार्टिकल है जिसपे कि ओरिजिन के टुवर्ड्स एक फोर्स लग रहा है। ओके, फोर्स लग रहा है, और पार्टिकल किसी पॉइंट पे है, मान लो यहाँ पे x इक्वल टू ए एक पॉइंट है, और एक पॉइंट है x इक्वल टू जीरो। क्लियर है, जीरो। तो पार्टिकल कहाँ पे, x इक्वल टू ए पे है। ठीक है, और यहाँ से हम क्या करें, पार्टिकल को हम पार्टिकल पे फोर्स लगा रहे हैं ताकि इसको पुश करते हैं, पार्टिकल को लाना है हमें ओरिजिन पे। ओके, ये लिखा होगा, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा, अ पार्टिकल हुज मास इज m इज एक्टेड अपॉन द फोर्स m म्यू x प्लस ए फोर बाई एक्स क्यू टुवर्ड्स द ओरिजिन o। फोर्स कहाँ लग रहा है, ओरिजिन की तरफ लग रहा है। इफ इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट अ डिस्टेंस a, मतलब कि डिस्टेंस a पर जो है, ठीक है, यहाँ से पार्टिकल क्या करता है, मोशन स्टार्ट करता है। तो आपको शो करना है कि ओरिजिन पे पहुंचने में इसको जो टाइम लगेगा वो टाइम कितना होगा, पाई बाई फोर रूट म्यू होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दो तीन बार पूछा है क्वेश्चन को। ठीक है, फोर्स कितना है, एम म्यू एक्स प्लस ए फोर बाई एक्स क्यू, ये गिवन है ना फोर्स। ठीक है, तो फोर्स क्या है, फोर्स ओरिजिन के टुवर्ड, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स जो है वो क्या कहता है, फोर्स क्या कर रहा है, रिटार्ड मोशन, मतलब फोर्स इज मार्चिंग टुवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन। इफ यू आर मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन, जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक्सिस है, ठीक है भाई, तो ये ओरिजिन है, तो अब यदि ओरिजिन के टुवर्ड्स जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, यू आर मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन। और आप ओरिजिन से अवे जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, यू आर मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो चूंकि आप ओरिजिन की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब फोर्स क्या है, फोर्स आपका नेगेटिव है। ओके, फोर्स नेगेटिव है, तो योर फोर्स इज नेगेटिव। ओके, योर फोर्स इज नेगेटिव। तो हमने क्या किया, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम जानते हैं कि फोर्स इक्वल टू एम ए होता है। ठीक है, एम ए होता है, और ए इक्वल टू क्या होता है, डी वी बाई डी टी। तो हमने क्या किया, इसको लिखा ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी को लिखा डी वी बाई डी टी इंटू डी एक्स बाई डी एक्स। ओके, ये जो डी एक्स बाई डी टी इसको हमने वी कर दिया, तो वी डी बाई डी एक्स हो जाएगा ये। यानी कि एफ इक्वल टू जो एम ए था वहाँ पे ए हमने पुट किया वी डी वी बाई डी एक्स, चूंकि चूंकि हमारा जो फोर्स है वो एक्स डिपेंडेंट है। क्या है, एक्स डिपेंडेंट है। क्लियर है, देखो यहाँ पे फोर्स क्या है, एम म्यू एक्स प्लस ए फोर बाई एक्स क्यू, इसका मतलब तुम्हारा जो फोर्स है वो किसका फंक्शन है, वो एक्स का फंक्शन है। ठीक है, तो जब फोर्स एक्स का फंक्शन हो तो इस केस में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम पुट करते हैं वी डी वी बाई डी एक्स। क्लियर है, बट वेन फोर्स इज फंक्शन ऑफ टाइम, तो ए इक्वल टू क्या हम पुट करते हैं, डी वी बाई डी टी पुट करते हैं। क्लियर है, तो हमने पुट किया वी डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एम यू एक्स प्लस ए फोर बाई एक्स क्यू, एम एम कैंसिल आउट हो गया। तो अब हमारे पास आ गया वी डी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस म्यू एक्स प्लस ए फोर बाई एक्स क्यू। फिर आप इसको सॉल्व कर लीजिए, वी डी वी इक्वल टू माइनस म्यू एक्स प्लस ए फोर बाई एक्स क्यू डी एक्स। ओके, तो वी डी वी कितना होगा, वी स्क्वायर बाई टू होगा। ओके, और म्यू एक्स डी एक्स कितना होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस ए फोर वन बाई एक्स क्यू डी एक्स दिया जाएगा, मतलब कितना माइनस थ्री एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा इसको। ठीक है, तो इतना सॉल्व करने पे आ जाएगा आपका। ठीक है, कितना एक्स का पावर माइनस थ्री है ना, कितना होगा एक्स का पावर माइनस थ्री प्लस वन बाई माइनस थ्री प्लस वन, माइनस वन बाई टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है,
इसको यहाँ पे सेट कर लीजिएगा, सेट करने पे इतना आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो फाइनली एक्सप्रेशन आपके पास आएगा b² / 2 माइनस μx² / 2 प्लस μa4/x² प्लस c आ जाएगा, ठीक है। अब इस c को हमें हटाना है, रिमूव करना है। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट डिस्टेंस a, यानी कि एट x = a योर वेलोसिटी 0। तो इस कंडीशन को यहाँ पे हम अप्लाई हम कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए भाई, एट x = a v = 0, सो 0 = माइनस μa² / 2 प्लस a² प्लस c। सो यहाँ से c का वैल्यू आ जाएगा μa²/2। तो v² कितना आ जाएगा, μa4 माइनस x4/x²। तो अल्टीमेटली v आ जाएगा √μ/x √a4 माइनस x4, ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस माइनस, क्योंकि हमने रूट लिया है इसका। तो चूंकि पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन नेगेटिव डायरेक्शन, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेलोसिटी हम नेगेटिव लेंगे, पॉजिटिव नहीं लेंगे, ठीक है, पॉजिटिव नहीं लेंगे। तो वेलोसिटी हमारा क्या है, वेलोसिटी हमारा है माइनस √μ/x √a4 माइनस a4, यानी कि v = आप जानते हैं कि dx/dt होता है इक्वल टू माइनस √μ a4 माइनस x4/x, ओके। तो √x dx/a4 माइनस x4 इक्वल टू √μ dt हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, cos इनवर्स x² a² आएगा, ठीक है। तो √μ इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स x² प्लस c डैश। अब देखो एट x = a टाइम क्या है, 0 है, ठीक है। मतलब पार्टिकल जब मोशन को स्टार्ट करेगा ए डिस्टेंस पे, तो टाइम क्या होगा, 0 होगा ना। तो यहाँ से 0 सेट करने पे c आपका 0 आ गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली √μ2 इक्वल टू आ गया 1/2 cos इनवर्स x² a²। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 x² आ जाएगा cos 2 √μ * t, यानी x² आ जाएगा a² cos 2 √μ * t आ जाएगा। इज इट क्लियर। अब देखो भाई, तो फॉर टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच द ओरिजिन x = 0, ठीक है। x = जब पार्टिकल ओरिजिन पे पहुंच जाएगा तो x क्या होगा, x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे 0 सेट कीजिए इस वाले फॉर्मूला में। ये जो आपने निकाला है x² = a² प्लस cos 2 √μ * t, यहाँ पे ओरिजिन पे इसके लिए क्या होगा, x 0 हो जाएगा। जैसे ही x = 0 सेट करेंगे तो 0 = a² cos 2 √μ * t। और क्या कहते हैं, कॉस का वैल्यू 0 कब होता है, cos π/2 के लिए इक्वल टू cos π/2। हमने क्या किया, इसको बराबर कर दिया, 2 √μ * t इक्वल टू π/2, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, t इक्वल टू π/4 √μ, यही आपको प्रूव करना था। दिस वाज योर आंसर। अगला जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन 2-3 बार पूछा है एग्जाम के अंदर, ठीक है। स्टेट केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, मतलब पहले पार्ट में क्या करना है, पहले पार्ट में आपको लिखना है कि केपलर का लॉ क्या क्या है, ठीक है, पहले आपको ये लिखना है। सेकंड क्या करना है, सेकंड आपको केपलर का थर्ड लॉ डिराइव करना है यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ओके। देखो केपलर का 3 लॉ होता है। पहला लॉ ये होता है कि हर एक जो प्लेनेट है, ठीक है, एवरी प्लेनेट डिस्क्राइब्स इलिप्टिकल पाथ, मतलब हर एक प्लेनेट क्या होता है, इलिप्टिकल पाथ में ट्रैवल करता है, ठीक है। तो दिस जो इलिप्टिकल पाथ क्लियर है। इलिप्स में क्या होता है, इलिप्स में एक मेजर एक्सिस होता है, तो इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस ए डैश, और एक होता है माइनर एक्सिस डी बी डैश को बोलते हैं माइनर एक्सिस, ठीक है। दो फोकस होता है एस और एस डैश, ये दो फोकस होता है। तो किसी भी एक फोकस पे क्या होता है, सन आपका रहता है, ठीक है। और प्लेनेट क्या करता है, प्लेनेट जो है, ठीक है, इस इलिप्टिकल पाथ पे मतलब रिवॉल्व करता है, ठीक है, मूव करता है, क्लियर है। तो पहला लॉ यही है कि एवरी प्लैनेट डिस्क्राइब्स एन इलिप्टिकल पाथ हैविंग सन एट इट्स फोकस। सन कहाँ पे रहेगा, फोकस पे रहेगा, ठीक है, ये पहला लॉ है। केपलर का सेकंड लॉ ये है कि रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सन टू द प्लैनेट स्वीप्स ओवर इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। इसका मतलब ये होता है, देखिए आपने क्या किया, यहाँ से यहाँ एक रेडियस वेक्टर ले लिया, यहाँ से यहाँ एक रेडियस वेक्टर, मतलब ये जो रेडियस वेक्टर, ठीक है। तो प्लैनेट का पोजीशन चेंज होगा तो क्या होगा, रेडियस भी चेंज हो जाएगा। तो ये जो आपको एरिया दिख रहा है दिस पार्ट, इसको बोलते हैं सेक्टोरल एरिया। क्या बोलते हैं, सेक्टोरल एरिया, ठीक है। तो ये कह रहा है कि सेक्टोरल एरिया यदि डी ए आप मान लीजिएगा, ठीक है, तो इसका रेट क्या होगा, DA/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। तो DA/dt क्या होता है, कांस्टेंट। ये केपलर का सेकंड लॉ है, ठीक है। तो ये केपलर का सेकंड लॉ है। ये लिखा है, क्या लिखा है, रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सन टू द प्लैनेट स्वीप्स ओवर इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, ठीक है। तो DA/dt क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है, ओके, होगा ना कांस्टेंट। देखो भाई, DA/dt जब कांस्टेंट तो मानोगे अभी तो DA प्रोपोर्शनल टू DT होगा। तो एरिया इक्वल इक्वल टाइम, ठीक है, इक्वल टाइम। थर्ड है कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, मतलब पीरियोडिक टाइम ऑफ वेरियस प्लैनेट आर प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ देयर ऑर्बिट। अब मुझे बताओ, यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा मेजर एक्सिस है, इलिप्स का ये मेजर एक्सिस है ए डैश। तो ए डैश मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस का लेंथ होता है 2a, ठीक है। तो सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ कितना होगा, मेजर एक्सिस का आधा, मतलब 2a का आधा कितना होगा, ए होगा, ए होगा।
तो क्या कह रहा है कि जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल टू होता है प्रोपोर्शनल टू होता है क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, लिखा है ना, देखो, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है, ऑफ वेरियस प्लैनेट आर प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ देयर ऑर्बिट। ठीक है, ये क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या दिया है, देखो। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है कि डिड्यूस थर्ड लॉ फ्रॉम, मतलब केपलर के थर्ड लॉ को आपको डिराइव करना है, ठीक है, फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ से क्या करना है, आपको डिराइव करना है केपलर के थर्ड लॉ को। ठीक है, तो डिडक्शन ऑफ थर्ड लॉ मतलब टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यू यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने मान लिया कि ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है, क्लियर है। इस फोकस पे सन बैठा हुआ है, सन का मास कैपिटल एम है। ठीक है, और जो प्लैनेट है उसका मास है स्मॉल एम, और प्लैनेट जो है कितना डिस्टेंस पे है, डिस्टेंस आर पे है। ठीक है, डिस्टेंस आर पे। तो आप जानते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सन और प्लैनेट के बीच में होगा कितना होता है, एफ इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन कितना होगा, फोर्स बाई मास, तो ये जी एम बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जी कांस्टेंट है, कितना होता है जी बताइए, 6.67 10 का पावर -11। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, ये ऑलरेडी कांस्टेंट है। एम क्या है, एम तो फिक्स है ना, सन का मास क्या होगा, फिक्स होगा, तो एम इज फिक्स। ठीक है, तो जी एम कॉन्स्टेंट हो गया, तो क्या करेंगे इसको हम, जी एम को म्यू मान लेंगे, म्यू जो कॉन्स्टेंट, तो म्यू बाई आर स्क्वायर। क्लियर है। ओके, तो दिस इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ सेंट्रल फोर्स मोशन, हम लोग पढ़े थे डायनामिक्स के कोर्स में लास्ट चैप्टर में। तो ए इक्वल टू म्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई, म्यू बाई आर स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि ये जो ए है, ए को यहाँ पे पी से डिनोट किया जाता है, इक्वल टू म्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, बट हम ये भी जानते हैं कि पी आर इक्वेशन ऑफ पाथ जो होता है, जो हम लोग डिराइव किए थे, ठीक है, दैट इज पी इक्वल टू एच स्क्वायर बाई पी क्यू डी पी बाई डी आर होता है। ठीक है, डी पी बाई डी आर, और पी इक्वल टू म्यू बाई आर स्क्वायर भी होता है, दोनों को इक्वेट कर दिए। फिर क्या हुआ, हमने क्या किया, एच स्क्वायर डी पी बाई पी क्यू बराबर आप लिख सकते हो म्यू बाई आर स्क्वायर डी आर, दोनों सारी इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है, तो यह आ जाएगा माइनस एच स्क्वायर बाई टू पी स्क्वायर माइनस म्यू बाई आर माइनस सी बाई टू। ठीक है, तो यह आ जाएगा एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर टू म्यू बाई आर प्लस सी। ठीक है, अब देखिए सी का वैल्यू -1 होता है इलिप्टिकल पाथ के लिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इलिप्स के लिए होता है -1, ठीक है, पैराबोला के लिए होता है 0, ठीक है, और हाइपरबोला के लिए होता है +1, ये याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं क्वेश्चन इलिप्स के बारे में, तो सी का वैल्यू हम यहाँ पे -1 सेट कर दिए। इसके अलावा पैरेलल इक्वेशन जो होता है, इसको पी आर इक्वेशन ऑफ इलिप्स बोलते हैं, वो होता है बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इक्वल टू 2a बाई आर -1, ये होता है। तो यहाँ देखो एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इक्वल टू 2 में बाई आर प्लस सी है, और बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इक्वल टू 2a बाई आर -1 है। ठीक है, -1 है यहाँ पर, सी जो है सी -1 है एक्चुअली। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इलिप्स के सी -1 होता है। जब दोनों का हम रेशियो लेंगे तो क्या होगा, पी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 2 म्यू बाई आर बाई 2a बाई आर, आगे मैंने किया हुआ है, तो वो म्यू बाई ए हो जाएगा। तो देखो एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू म्यू बाई ए, तो यहाँ से एच का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट म्यू बी स्क्वायर बाई ए, बी को बाहर निकाल दीजिए, अंडर रूट म्यू बाई ए। ठीक है, म्यू बाई ए। अब एरिया ऑफ इलिप्स इक्वल टू होता है हाफ एच इंटू टी। ठीक है, ये डेरिवेशन है, थ्योरम है, हमने डिराइव किया था। और इसके अलावा स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होता है एरिया ऑफ इलिप्स का होता है पाई ए बी। तो दोनों एरिया, दोनों को हम बराबर कर सकते हैं, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं हाफ एच टी इक्वल टू पाई ए बी। तो यहाँ से टी कितना होगा, 2 पाई ए बी बाई एच। ठीक है, 2 पाई ए बी बाई एच हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया 2 पाई ए बी बाई क्या कहते हैं, एक मिनट, हाँ, 2 पाई ए बी बाई एच। एच का वैल्यू कितना देखो, तो एच का वैल्यू आपका है बी अंडर रूट म्यू बाई ए। एच का वैल्यू है बी अंडर रूट म्यू बाई ए, इतना आ गया। अब इसको सॉल्व कर लिए, बी कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 पाई ए और 2 पाई ए का पावर 1/2, 2 पाई ए का पावर 3/2 इंटू रूट म्यू। ठीक है, रूट म्यू। अब देखो ये तो कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट, तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, क्या कहते हैं, टी स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई, इधर स्क्वायर करोगे तुम तो कितना हो जाएगा, ये 4 पाई स्क्वायर बाई म्यू ए का पावर 3। 4 पाई स्क्वायर बाई म्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो ये हो गया टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्या है, ए है आपका सेमी मेजर एक्सिस, योर ए इज सेमी मेजर एक्सिस। तो देखो स्क्वायर ऑफ पीरियोडिक टाइम ऑफ एनी प्लानिटरी मोशन इज, एनी प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स ऑर्बिट, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको, ये ऑलरेडी मैंने पहले कराया भी 2018 वाले में करवाया हुआ है। ठीक है, वहीं से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो देखो भाई, देखो इसने मान लिया कि जो सेंट्रल ऑर्बिट मोशन होता है उसमें क्या होता है कि वो फॉलो करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ को। ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को, तो हमने मान लिया कि एक, और ये इस तरह का एक आर्क है। ठीक है,
इस आर्क में ये ओ एक्स एक्सिस है, ठीक है, और हमने क्या किया यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिया पी इक्वल टू आर थीटा। ओके, तो यहाँ क्या क्या दिया है ओ इक्वल टू ओरिजिन, ओ एक्स क्या इनिशियल पोजिशन है, और पार्टिकल इस आर्क पे घूम रहा है, ठीक है, इस आर्क पे पार्टिकल घूम रहा है। तो एट एनी टाइम टी पार्टिकल इज एट पॉइंट पी, पार्टिकल किसी पॉइंट पी पे है जहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट आर थीटा है। ओके, इसके मोशन को हमें डिस्कस करना है। तो सर्कुलर मोशन में आप जानते हैं कि दो तरह का मोशन होता है, एक मोशन रेडियस के लॉन्ग होता है, एक टेंजेंट के लॉन्ग होता है। ओके, तो आप लिख सकते हैं सर्कुलर मोशन में कि पी पी मतलब एक्सेलरेशन इक्वल टू ए थीटा थीटा कैप प्लस ए आर आर कैप। अब ये जो आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिख रहा है वो आपको डी थीटा अपॉन डी टी होता है, ठीक है। ओके, और रेडियल होता है आपका ओमेगा स्क्वायर बाई आर, सॉरी ओमेगा स्क्वायर आर। तो आप ए थीटा को लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी, और ए आर को लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर आर, तो यानी आर ओमेगा स्क्वायर हुआ ना, ओमेगा स्क्वायर आर को आर ओमेगा स्क्वायर आप लिख सकते हैं। ओमेगा कितना होता है डी थीटा बाई डी टी होता है, ठीक है। तो यानी ये हो जाएगा क्या कहते हैं आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। तो डी वी बाई डी टी, ठीक है, माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस पी, ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया, ठीक है, इसका जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं डी टू आर बाई डी टी टू, क्योंकि वी इक्वल टू क्या होता है डी आर बाई डी टी होता है, तो आप लिख सकते हैं डी बाई डी टी डी आर बाई डी टी मतलब डी टू आर बाई डी टी टू माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस पी। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को मतलब हमें 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 डिराइव करना है, ठीक है, वी हैव टू डिराइव दिस इक्वेशन। ओके, अब देखिए ये आपको रिजल्ट ध्यान में रखना है, ठीक है, कि चूंकि एक्सेलरेशन रेडियल है तो वन बाई आर डी बाई डी टी आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू जीरो होता है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट यदि आप करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा आपको बताइए, आपके पास आ जाएगा वन बाई आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू एच आ जाएगा, ठीक है। तो डी थीटा अपॉन डी टी कितना आएगा एच बाई आर स्क्वायर, और इसमें क्या होता है कि यू इक्वल टू वन बाई आर हम सेट करते हैं। जब यू इक्वल टू वन बाई आर हम सेट करेंगे तो वन बाई आर स्क्वायर कितना होगा यू स्क्वायर, तो ये एच यू स्क्वायर हो गया। ओके, एच यू स्क्वायर। बट हमें क्या करना है, हमें निकालना है इस इक्वेशन को, वी हैव टू फाइंड आउट दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन के हमें दो टर्म चाहिए, एक चाहिए हमको डी थीटा बाई डी टी और एक चाहिए हमको डी टू आर बाई डी टी टू चाहिए, ठीक है, ये दो टर्म हमें चाहिए। तो पहले निकालो डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी कितना होगा डी बाई डी टी, आर कितना है वन बाई यू, तो ये हो गया माइनस वन बाई यू स्क्वायर डी यू बाई डी टी, तो ये हो गया माइनस वन बाई यू स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हो ना डी यू बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, तो ये होगा माइनस वन बाई यू स्क्वायर डी यू बाई डी थीटा, और डी थीटा अपॉन डी टी ऑलरेडी कितना है एच यू स्क्वायर, इस वैल्यू को पुट कर दो तो ये हो गया माइनस एच डी यू बाई डी थीटा। अब डी आर बाई डी टी हमको मालूम है तो डी टू आर बाई डी टी टू हम निकाल सकते हैं। तो डी टू आर बाई डी टी टू इक्वल टू होगा डी बाई डी टी डी आर बाई डी टी, और डी आर बाई डी टी कितना है माइनस एच डी यू बाई डी थीटा। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं माइनस एच, और ये जो डी बाई डी टी है तो यहाँ पे हम डी थीटा बाई डी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये होगा माइनस एच डी बाई डी थीटा डी यू बाई डी थीटा बाई डी टी। क्लियर है, ऐसा हम कर सकते हैं ना, वन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, वन का मतलब डी थीटा बाई डी थीटा। तो ये हो गया माइनस एच, और डी अपॉन डी थीटा डी यू बाई डी थीटा कितना हुआ डी टू यू बाई डी थीटा टू, और डी यू अपॉन डी टी ऑलरेडी हम निकाले हुए एच यू स्क्वायर। तो ये आपका कितना हो गया भैया, देखो माइनस एच, ठीक है, माइनस एच और माइनस एच इंटू एच यू स्क्वायर, तो माइनस एच स्क्वायर यू स्क्वायर डी टू यू बाई डी थीटा टू। ओके, अब क्या करो फ्रॉम इक्वेशन वन टू थ्री, मतलब आपके पास वैल्यू आ गया, ठीक है, वैल्यू आ गया ना। तो देखो डी टू आर बाई डी टी टू माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस पी, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आपके पास है, इसी को फाइंड आउट करना है। तो डी टू आर बाई डी टी टू अभी आप निकाले हो, कितना निकाले हो माइनस एच स्क्वायर यू स्क्वायर डी टू यू अपॉन डी थीटा टू माइनस क्या कहते हैं आर डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। तो आर कितना है वन बाई यू, और डी थीटा बाई डी टी कितना निकाले हो एच यू स्क्वायर निकाले हो, ठीक है, एच स्क्वायर यू फोर इक्वल टू माइनस पी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करने पे आ जाएगा पी इक्वल टू एच स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस यू प्लस डी टू यू बाई डी थीटा टू। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ पाथ, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, 4 to 5 टाइम्स आज के एग्जामिनेशन, कितनी बार 4 से 5 बार पूछा है, इसको याद कर लेना है, समझ के याद कीजिएगा, रटिएगा मत, ठीक है। अब इससे बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा कि आपको लॉ ऑफ फोर्स फाइंड करना है, पाथ का इक्वेशन कर्व का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, ठीक है। जैसे कह रहा है कि एक कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, पार्टिकल डिस्क्राइब्स द कर्व आर एन इक्वल टू ए एन कॉस एन थीटा अंडर द फोर्स पी टू द पोल, मतलब कि किसी कर्व पे पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, अंडर दिस फोर्स। तो आपको बताना है कि लॉ ऑफ फोर्स क्या होगा। ओके, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू कुछ भी हो सकता है, जैसे ए एन कॉस एन थीटा है, कहीं पे कॉट थीटा दे देगा, टेन थीटा दे देगा। तो इसका स्टेप क्या होता है, देखो सबसे पहले क्या होता है कि जब इस तरह का इक्वेशन दिया रहे, क्वेश्चन दिया रहे, तो पहले क्या करो, पहले देखो आपको निकालना है लॉ ऑफ फोर्स। तो लॉ ऑफ फोर्स के लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है पी इक्वल टू एच स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस यू प्लस डी टू यू बाई डी थीटा टू, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, ठीक है।
तो पहले हमें क्या करना है, आर एन दिया है ए एन कॉस थीटा एन, तो सबसे पहले क्या करना है कि आर की जगह सेट करना है 1/r को। ये प्रोसीजर है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। क्लियर है? सेट कर दो 1/r, तो कितना होगा 1/un बराबर ए एन कॉस एन थीटा। तो ये हुआ यू एन ए एन कॉस एन थीटा इक्वल टू 1। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग रहा है देखने में, ठीक है। बट हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस ये है कि वी हैव टू फाइंड आउट सम हाउ डी यू बाई डी थीटा देन डी टू यू बाई डी थीटा टू। अभी तो यहाँ पे वैल्यू को हम सेट कर पाएंगे ना। तो हम क्या करते हैं, इसको क्या कहते हैं, पहले इसका हम लॉग ले लेते हैं, और लॉग के बाद इसको हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास डी यू बाई डी थीटा आ जाएगा। वही किया आगे देखिए, एल एन यू एन ए एन कॉस एन थीटा इक्वल टू एल एन वन। ओके, आप जानते हैं कि एल एन ए बी सी इक्वल टू एल एन ए प्लस एल एन बी प्लस एल एन सी होता है। ठीक है, तो ये हो गया एल एन यू एन प्लस एल एन ए एन प्लस एल एन कॉस एन थीटा। और एक और रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट होता है लॉग ए का पावर एन बराबर एन लॉग ए। तो एन एल एन यू एन एल एन ए प्लस एल एन कॉस एन थीटा इक्वल टू एल एन वन। हमने क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट किया थीटा के रिस्पेक्ट में। तो एन वन बाई यू डी यू बाई डी थीटा, ये तो कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा। कॉस एन थीटा को डिफ्रेंशिएट कीजिए थीटा के रिस्पेक्ट में, कितना हो जाएगा 1/cos एन थीटा एन माइनस एन एन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से अल्टीमेटली डी यू बाई डी थीटा आ गया यू टेन एन थीटा। अब निकालना क्या है, डी टू यू बाई डी थीटा टू, क्योंकि पाथ का इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन होता है पी इक्वल टू एच स्क्वायर यू स्क्वायर यू प्लस डी टू यू बाई डी थीटा टू, यही इक्वेशन होता है। डी टू यू बाई डी थीटा टू को क्या लिखोगे, डी बाई डी थीटा डी यू बाई डी थीटा। अब डी यू अपॉन डी थीटा कितना है, यू टेन एन थीटा। क्लियर है? यहाँ पे लगा दीजिए प्रोडक्ट रूल, डी बाई डी एक्स यू इंटू वी इक्वल टू क्या होता है, यू डी वी बाई डी एक्स प्लस भी डी यू बाई डी एक्स। तो हमने क्या किया, हमने एक को मान लिया यू, एक को मान लिया भी। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है यू भी डैश का मतलब होता है डिफ्रेंसिएशन, यू डैश भी प्लस यू भी डैश। ठीक है, यू भी डैश। देखो, इसको हमने क्या होता है, हमने पहले यू भी डैश निकाल लिया। ठीक है, यू भी डैश। तो टेन एन थीटा का जो डिफ्रेंसिएशन होगा डी बाई डी थीटा कितना होगा, वो होगा एन सेक स्क्वायर एन थीटा। फिर हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया यू को, तो टेन एन थीटा डी यू बाई डी थीटा। ठीक है, कितना हुआ यू एन सेक स्क्वायर एन थीटा टेन एन थीटा। ठीक है, और डी यू अपॉन डी थीटा। ठीक है, तो डी यू अपॉन डी थीटा पहले ही आप निकाले हो, कितना निकाले हो, यू टेन एन थीटा। यू कॉमन ले लो, एन सेक स्क्वायर एन थीटा प्लस टेन स्क्वायर एन थीटा। ओके, बट हमें निकालना क्या, हमें निकालना है एच स्क्वायर यू प्लस डी टू यू बाई डी थीटा टू, यही पाथ का इक्वेशन होता है। तो पहले हम निकाल लेते हैं यू प्लस डी टू यू बाई डी थीटा टू। ठीक है, तो यू तो यू ही रह गया, और डी टू यू बाई डी थीटा टू अभी तुम निकाले हो, कितना निकाले हो, यू एन सेक स्क्वायर एन थीटा प्लस टेन स्क्वायर एन थीटा। यू कॉमन ले लो। ठीक है, तो क्या बचेगा, वन प्लस टेन स्क्वायर एन थीटा प्लस एन सेक स्क्वायर एन थीटा, यही होगा ना? करके देख लो। तो यू सेक स्क्वायर एन थीटा प्लस एन सेक स्क्वायर एन थीटा, कैसे हुआ सेक स्क्वायर एन थीटा? तो देखो भैया, वन प्लस टेन स्क्वायर एन थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर एन थीटा होता है। ठीक है, सेक स्क्वायर एन थीटा कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, तो कितना वन प्लस एन, तो यानी ये आ गया यू वन प्लस एन। ओके, वन प्लस एन। अब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यू एन ए एन कॉस एन थीटा इक्वल टू वन, तो यानी कि यू एन ए एन क्या होगा, वन बाई कॉस एन थीटा, मतलब सेक एन थीटा जो है वो यू एन ए एन है। तो सेक स्क्वायर एन थीटा कितना हो गया, यू एन ए एन का पावर टू। तो ये हो गया तुम्हारा u का पावर टू एन प्लस वन, ए का पावर टू एन, वन प्लस एन। ओके, लॉ ऑफ फोर्स क्या होता है, एच स्क्वायर यू स्क्वायर यू प्लस डी टू यू बाई डी थीटा टू। ठीक है, वैल्यू सेट करके सिंप्लीफाई कर दीजिए। ठीक है, अल्टीमेटली फाइनली सॉल्व करके आ जाएगा एन प्लस वन एच स्क्वायर ए का पावर टू एन यू का पावर टू एन प्लस थ्री, और यू कितना होता है, वन बाई आर होता है, यहाँ पे फिर वन बाई आर पुट करो। तो पहले क्या करना है, आर को यू में कन्वर्ट करना है, और फिर जो यू में रिजल्ट आएगा उसको फिर आर में कन्वर्ट करना है। वही हमने किया यहाँ पे, पी इक्वल टू एन प्लस वन एच स्क्वायर ए का पावर टू एन, और यू को कर दिया वन बाई आर टू एन प्लस थ्री। ठीक है, अब देखो ये सब कॉन्स्टेंट है, तो सिर्फ आर वेरिएबल है, तो पी प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर का पावर टू एन प्लस थ्री, यही आपका आंसर हो। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। ये क्वेश्चन मैंने जान के छोड़ दिया, कभी कभी पूछता है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन। ठीक है, ओके। तो कहता है कि सो दैट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन सिस्टम ऑफ पार्टिकल मूविंग ऑन द स्ट्रेट लाइन द सेंटर ऑफ इनर्शिया, ठीक है, और द सेंटर ऑफ मास वो या तो रेस्ट में होगा या मूव करेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, तो वैसे कुछ है नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे। तुम्हारे पास बहुत सारा पार्टिकल है, तो सेंटर ऑफ मास का जो डेफिनेशन होता है वो ये होता है, देखो।
डिवाइडेड बाई, ये सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन होता है। तो सेंटर ऑफ मास का जब तुमको डिस्प्लेसमेंट पता है, पोजीशन पता है, तो क्या करो तुम, इसे वेलोसिटी निकाल सकते हो, तो ये फाइंड आउट वेलोसिटी। तो इफ यू नो द डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा बताओ, d/dt एक्सियम, तो ये हो जाएगा तुम्हारा m1v1 m2v2 mn/vn बाई mn, ठीक है। अब वेलोसिटी मालूम है तो एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन क्या होगा, d/dt vcm, ये हो जाएगा m1a1 m2a2 mnan बाई mn। क्लियर है, कितना हो जाएगा mn। अब देखो भाई, एसीएम जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन जीरो तभी होगा, ठीक है, जब क्या होगा, या तो पार्टिकल रेस्ट में है, या पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से मूव, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तभी तो वेलोसिटी का डिफरेंस क्या होगा, जीरो। ठीक है, जीरो। ये तभी होगा जब क्या करेंगे, जब बाहर से हम फोर्स नहीं लगाएंगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इफ एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड, ठीक है, अप्लाइड, देन इन दिस केस क्या होगा, या तो v तुम्हारा कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। ओके। अदरवाइज क्या होगा, पार्टिकल तुम्हारा रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में रहेगा, ठीक है। ओके, तो दोनों केस में क्या होगा, दोनों केस में एफ एक्सटर्नल जीरो आपका होगा। यही प्रूव करना था। लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द वर्क डन एक्सटेंडिंग अ लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग टू डबल इट्स लेंथ, ठीक है। तो देखो हमने मान लिया कि एल लेंथ का एक इलास्टिक स्ट्रिंग है, ठीक है, क्लियर है। और हमें क्या करना है, इसके लेंथ को डबल करना है, ठीक है। तो मतलब कहता है कि एल से 12 को लेंथ करने में, ठीक है, कितना आप फोर्स, क्या कहते हैं, कितना आप वर्क करोगे। ओके, तो हमने मान लिया कि एल जो है वो नेचुरल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, और एक्स जो है वो स्ट्रेचिंग लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब हमने उससे एक्स तक स्ट्रेच किया, ठीक है। तो इसका मतलब लेंथ के जो स्ट्रिंग में एक्सटेंशन होगा वो कितना होगा, तो पहले इसका लेंथ एल है, उसको स्ट्रेच किया एक्स तक, क्लियर है। तो यानी कि लेंथ में कितना स्ट्रेच आएगा, एक्स माइनस एल। पहले इसका लेंथ एल था, अब उसको हमने खींच दिया अप टू एक्स तक, ठीक है। तो एक्सटेंशन कितना है, एक्स माइनस एल है स्ट्रिंग का। तो हुक्स लॉ से आप जानते हो कि टेंशन इन द स्ट्रिंग इक्वल टू होता है लेमडा एक्स, लेमडा इंटू एक्सटेंशन बाय ओरिजिनल लेंथ, ये हुक्स लॉ है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। तो टी इक्वल टू लेमडा एक्स माइनस एल बाई एल हो गया, ठीक है। अब यदि किसी स्ट्रिंग को हम यदि पे हम वर्क डन करना चाहते हैं, ठीक है, टू स्ट्रेच इट फ्रॉम एक्स टू एक्स प्लस डी एक्स, ये स्टैंडर्ड क्या कहते हैं तरीका होता है सॉल्व करने का। तो डी डब्ल्यू क्या होता है तुम जानते हो, एफ डी एक्स होता है। ओके, और एफ कितना है टेंशन, तो टी डी एक्स, और टी कितना है लेमडा एक्स माइनस एल बाई एल, पुट कर दो यहाँ पे वैल्यू। तो टोटल वर्क डन इन एक्सटेंडिंग द स्ट्रिंग फ्रॉम एल टू 12 इज डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, क्लियर है, डी डब्ल्यू इक्वल टू टी डी एक्स, और टी कितना है लेमडा एक्स माइनस एल बाई एल इंटू डी एक्स है। गुड। अब देखो लेमडा और एल क्या कॉन्स्टेंट है, बाहर कर दो, और एल से इसको 12 लेंथ पे ले जाना है, ठीक है, मतलब इसको स्ट्रेच करना है एल लेंथ टू 12 लेंथ, एक्स माइनस एल इंटू डी एक्स, तो लेमडा बाई एल एक्स डी एक्स माइनस लेमडा डी एक्स, इसको कर लो इंटीग्रेट। लेमडा बाई एल एक्स डी एक्स कितना होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, और एल डी एक्स कितना होगा, एल एक्स, ठीक है। तो लेमडा बाई एल 1/2, और एक्स कितना है 12 अपर लिमिट है, एल लोअर लिमिट है, 4 एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, एल 12 माइनस एल, सॉल्व करने पे अल्टीमेटली आ जाएगा 1/2 लेमडा इन 12। ओके, तो ये मतलब 2020 का पूरा क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया। ओके, अब आपका 2022 का जो क्वेश्चन है उसको भी हम ग्रेजुअली अपडेट कर देंगे, तो इट विल आल्सो अपलोडेड। ओके, और इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का सीरीज। ओके, तो देन वी विल स्टार्ट अपलोडिंग द क्वेश्चन ऑफ बीएससी फिजिक्स पार्ट 3 2018, 2020 और 2022। ओके, 2022। तो थैंक यू एवरीवन।